फर्ज कीजिए कि आपका दोस्त इस देश का प्रधानमंत्री हो और प्रधानमंत्री कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी, ताकतवर प्रधानमंत्रियों में से एक, और उस प्रधानमंत्री की दोस्ती आपको एक दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पे ले जाए, आप मुख्यमंत्री बने, एक बार विधायक बने और पहली दफा विधायकी आते ही मुख्यमंत्री की कुर्सी सीधे आपके हाथ आ जाए, आपकी चांदी तो हो ही गई। और 9 साढ़े 9 साल बाद जब वही प्रधानमंत्री एक मंच पर ये कहे कि हम तो जो है इनके पुराने साथी हैं, और कब के साथी हैं? दरी बिछाने जब दरी पे सोते थे तब के साथी हैं, मोटरसाइकिल जब चला करते थे, आज की ये फ्लीट और बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला और कमांडो और ये दस्ता नहीं था, तब के हम साथी हैं। मोटरसाइकिल एक थी और चलते दोनों थे पतले पतले रास्तों से। तो मुख्यमंत्री का जो आत्मविश्वास होगा वो किस स्तर पे होगा आप सोचिए। लेकिन एक कहावत है हरियाणवी में, शेरा का भाई बघेरा, वो कूदे 9 तो वो कूदे 13। तो जो शेर का भाई है वो भले 9 कूदेगा, लेकिन शेर तो 13 कूद रहा है। यही कुछ हुआ है मनोहर लाल खट्टर के साथ, जो कि मुख्यमंत्री हरियाणा के थे लेकिन अब नहीं है, क्योंकि उनका इस्तीफा हो चुका है। इस्तीफा क्यों हुआ, इसके लिए तमाम तरह की कहानियां, तमाम तरह की धारणाएं चल रही हैं, लेकिन जो एक लाइन में कहा जा रहा है, जो विद्वान कहते हैं, वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था और उनकी कृपा हटी तो उन्हें मुख्यमंत्री कुर्सी से जाना पड़ा। लेकिन ठीक एक दिन पहले वही प्रधानमंत्री तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तारीफ कर रहे थे। तो एक दिन में ऐसा क्या हो गया? क्या मनोहर लाल खट्टर को यह मालूम था कि उनकी कुर्सी जाने वाली है? क्या नायब सिंह सैनी को यह उस वक्त मालूम था जब मंच पर द्वारका एक्सप्रेस का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री पहुंचे थे और आमना सामना हुआ, एक दूसरे से नजरें मिली, नमस्कारी, दुआ सलाम हुआ? पता नहीं, ये नरेंद्र मोदी ही बता सकते हैं, या फिर वो बता सकता है जिसको नरेंद्र मोदी ने खुद बताया हो। लेकिन मनोहर लाल खट्टर, जिनकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है एक संघ के स्वयंसेवक के तौर पर। संघ का एक स्वयंसेवक जिसका परिवार पाकिस्तान से बंटवारे के बाद आता है और उस राज्य में हरियाणा में वो आकर बसते हैं और हरियाणा में एक स्वयंसेवक के तौर पर काम करते हैं। ताउम्र अविवाहित रहने का फैसला लेते हैं क्योंकि वो प्रचारक हैं, और उसके बाद मेहनत चलती है सालों साल तक। और वो मेहनत कब फल आती है? जब नरेंद्र मोदी का एरा आता है। उस हरियाणा में जिसमें कभी तीनों लालों की तूती बोला करती, जिसमें ये कहा जाता था चौटाला परिवार के बिना राजनीति आगे नहीं बढ़ सकती, जिसमें ये कहा जाता था कि ये तो हुड्डा परिवार के वर्चस्व का इलाका है, उस हरियाणा में नरेंद्र मोदी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती पहली बार। इससे पहले भी भाजपा सरकार में साथी रही, लेकिन जूनियर पार्टनर के तौर पर। यह पहला मौका था जब बीजेपी ने सरकार बनाई। दावेदार कौन था? रामविलास शर्मा, उस वक्त के अध्यक्ष। दावेदार कौन था? कृष्णपाल गुर्जर। दावेदार कौन था? अनिल विज। ये तमाम वो लोग थे जो मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे थे, और जो दिल्ली का मीडिया है वो भी सिर्फ इन्हीं नामों को ज्यादातर जानता था। मनोहर लाल खट्टर का नाम वही लोग जानते थे जो संघ को बहुत करीब से देखते थे या कवर करते थे। राजनीतिक गलियारों में ऐसी कल्पनाएं तब नहीं की जाती थी कि पहली दफे का कोई विधायक जो करनाल से चुनाव लड़े और जीत कर आए, और जीत का मार्जिन भी बहुत अच्छा खासा, 60,000 के ज़्यादा का अंतर बहुत अच्छा अंतर होता है। उस अंतर से जीत कर भले आया हो, लेकिन पहली बार के विधायक को कल्पना नहीं की जाती थी तब। अब जैसे भजन लाल मुख्यमंत्री बने राजस्थान में, तो एक कल्पना डेवलप हो चुकी है कि ये नरेंद्र मोदी एरा की पॉलिटिक्स है और ये इसी तरीके की राजनीति करते हैं, आपको चौंका देंगे। तो इस चौंकाने वाले क्रम में उस वक्त मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बनाए गए और उनकी मिसालें दी जाती थी कि जब खट्टर मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो इस देश में कोई भी नेता मुख्यमंत्री बन सकता है, अगर वो मेहनती है, अगर वो काम करता है, और खासकर इस अगर में एक पैबंद जुड़ा हो कि वो नरेंद्र मोदी का करीबी रहा हो, उन्होंने पुराने समय से साथ काम किया हो। लेकिन अब उनकी कुर्सी गई और साथ ही गया जेजेपी के साथ हुआ गठबंधन, दुष्यंत चौटाला की पार्टी। पिछले चुनाव में नतीजे जो थे वो 41 सीटें बीजेपी की आई, बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। निर्दलियों के साथ उसे बहुमत मिल जाता, अगर निर्दलीय साथ में सरकार बनाते तो आराम से सरकार बन जाती। लेकिन यहां पर बीजेपी स्थिर सरकार चाहती थी क्योंकि कांग्रेस बहुत पीछे नहीं थी। हुड्डा के नेतृत्व में 30 सीटें कांग्रेस की भी आई थी। तो इसके बाद हुआ ये
कि जेजेपी और बीजेपी ने गठबंधन की सरकार बनाई, उसमें दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने, मनोहर लाल खट्टर दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं और गाड़ी चल निकलती है। लेकिन दरारें कहीं ना कहीं दूर से नज़र आने लग जाती हैं। और क्या ये दरारें खुद से आई हैं या फिर दिखाने के लिए लाई गई हैं कि देखो अब हमारे बीच मतभेद हो गया, हम साथ नहीं लड़ेंगे। तो उसके साथ गठबंधन टूटा और गठबंधन टूटने के साथ मनोहर लाल खट्टर की कुर्सी गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसे वक्त में जब चुनाव नज़दीक है लोकसभा का, जब थोड़े ही दिनों बाद 6 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो क्या जानबूझकर गठबंधन तोड़ दिया गया? क्योंकि दोनों ही दलों की राजनीति आप देखेंगे तो दो अलग सिरों की राजनीति है। कैसे? दुष्यंत चौटाला को जाट बहुल वोट मिलते हैं, जाटों की बहुतायत वोट मिलते हैं, उनकी अच्छी पकड़ है। लेकिन किसान आंदोलन के बाद जाट भारतीय जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला से नाराज बताए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि अब की बार कांग्रेस के साथ एकमुश्त जा सकते हैं, जिसका खतरा बीजेपी को मोल लेना पड़ सकता है। ऐसे में गठबंधन टूटा तो विपक्षियों ने आरोप लगाया कि ये समझौता भी समझौता करके तोड़ा गया है। किसने आरोप लगाया? दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा, जो कांग्रेस के नेता हैं। दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा के बेटे हैं, भूपेंद्र हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इस कार्यकाल के दौरान खट्टर सरकार ने कई सारे काम किए और एक वो लकीर भी खींची कि कोई गैर जाट मुख्यमंत्री भी इतने दिन तक यहाँ पे सरवाइव कर सकता है। हरियाणा की राजनीति में एक लंबे वक्त तक गैर जाट बिरादरी का मुख्यमंत्री राज करता है 9.5 साल। लेकिन 12 मार्च की तारीख उसके कार्यकाल का अंतिम दिन साबित होती है और सवाल उठते हैं कि क्या अब खट्टर चुनाव लड़ेंगे? क्या जो नायब सिंह सैनी आए हैं उनको किस रणनीति के तहत लाया गया है? ये तमाम सवाल हैं। हमने जो है हरियाणा के जानकार पत्रकारों से पूछा कि आखिर खट्टर की विदाई कब तय हुई और क्यों तय हुई, उसको आपको सुनना चाहिए। हरियाणा में जाट के बाद अगर जो सबसे बड़ी जाति है वो पंजाबी समुदाय है। पंजाबी समुदाय की बड़े लंबे समय से मांग रही थी कि उनका कोई मुख्यमंत्री है नहीं, तो और ये मेनली इनका जो इस जाति का कंसंट्रेशन है वो शहरी इलाकों में है। तो खट्टर जो मुख्यमंत्री बने हैं, आज तक एक लंबे समय से इनकी जो डिमांड थी वो पूरी हुई है। लेकिन खट्टर साहब का सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट रहा है कि सोसाइटी में जिस तरीके से एक डीप पेनिट्रेशन, डीप डिवीजन हो गया है सोसाइटी का, यानी कि जाट और गैर जाट सामाजिक जो मतभेद हुआ है, सामाजिक जो ताना बाना टूट गया है सोसाइटी का, वो एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट खट्टर साहब के पास है। दूसरा, कई तरह के एलिगेशंस, जो पेपर लीक से लेकर बेरोजगारी एक बड़ा मसला है, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा भारी समस्या पिछले 10 दिनों में हमने देखा, कितने बड़े कत्ल हो गए, नफे सिंह राठी का कत्ल हुआ। तो कई चीजों से, और किसान आंदोलन में जो मैंने बताया कि किसान आंदोलन के चलते उत्तर हरियाणा में जो असर पड़ा है, तो और एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की, उसको काउंटर करने के लिए ये संभावना बन रही है कि मनोहर लाल खट्टर का चेहरा बदल दिया जाए। लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि उनका चेहरा बदल दिया जाएगा। तो और दूसरा, क्योंकि जेजेपी से तो दूर हो ही गए हैं, किसानों का जो मसला था, किसानों के मसले को मनोहर लाल खट्टर सॉफ्टली हैंडल नहीं कर पाए। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि बीजेपी जो है वो आज भी शहरी मतदाताओं की पार्टी है और हरियाणा के जो शहर हैं वहां पर उनको अच्छी खासी वोट मिल जाती है, लेकिन ग्रामीण इलाका जो है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट लेने में तकलीफ आती है। वहां जो उनको वोट प्राप्त हो रहा है वो सिर्फ जाट और गैर जाट की पॉलिटिक्स के चलते हो रहा है, लेकिन गैर जाट की इस पॉलिटिक्स पर तब असर पड़ गया जब किसान आंदोलन शुरू हुआ। और किसान आंदोलन का असर उस इलाके में हुआ सबसे ज्यादा, जो कि गैर जाट इलाका है, जो बीजेपी का कोर वोटर है। और उसको कंसोलिडेट करने के लिए, एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने के लिए शायद बीजेपी कोशिश कर रही है कि ओबीसी चेहरे को वहां से अध्यक्ष बनाया गया, और ये उम्मीद की जा रही है कि शायद उन्हीं को मुख्यमंत्री का चेहरा भी बनाया जाएगा। तो क्या खट्टर को इसलिए याद किया जाएगा कि वो एक अलोकप्रिय हो चुके मुख्यमंत्री थे? क्या इसलिए याद किया जाएगा कि उनके कार्यकाल में जो है जाट वर्सेस अदर कास्ट की बाइनरी और मोटी और चौड़ी हो गई? या फिर इसलिए भी याद किया जाएगा कि गांव-गांव बिजली पहुंचाने के लिए उन्होंने प्रयास किए, उन्होंने प्रधानमंत्री की योजनाओं को लागू करने के लिए, अंत्योदय तक चीज़ें पहुंचाने के लिए तमाम काम किए? खैर, ये हरियाणा की जनता के ऊपर है कि वो मनोहर लाल खट्टर को कैसे याद रखती है। लेकिन जो ये गठबंधन टूटा है और गठबंधन टूटने का क्या फायदा और क्या नुकसान है, इस पर लोग क्या सोचते हैं, इस पर भी हमने हरियाणा के पत्रकारों से जानकारी ली, वो भी आपको सुनना चाहिए। सरकार ठीक ठाक चली, लेकिन जब कोविड का वक्त आया तो कोविड के टाइम पे जो दुष्यंत चौटाला हैं, उनके परिवार के कुछ सदस्य, उनका बहुत लंबे समय से लीकर का कारोबार है, तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे कि जब लीकर का कारोबार करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने
लॉकडाउन के दौरान करोड़ों रुपए की जो शराब थी उसमें कुछ ना कुछ घोटाला किया है। तो वो पहला ऐसा मामला हमने देखा था जब सरकार के अंदर खटपट शुरू हुई, और उसका सीधा असर जो सरकार थी उसके ऊपर पड़ा। उसकी जो नैतिकता की बात लगातार करते रहे हैं खट्टर साहब जो मुख्यमंत्री हैं, उनका उस पर असर पड़ा कि हमारी छवि इसकी वजह से दागदार हो रही है। बावजूद उसके वो सरकार चलती रही। फिर जो वायदे दुष्यंत चौटाला ने किए थे, जिसमें एक था कि 75% आरक्षण लोकल लोगों को दिया जाएगा, 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन दिया जाएगा, वो सब बातें भी कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पा रही थी। जो 75% आरक्षण था वो दिया गया, लेकिन वो आधा अधूरा दिया गया, जो कि स्ट्रक आउट हो गया था उसके बाद हाईकोर्ट से। 5100 रुपए की जो पेंशन की बात थी वो पूरी नहीं हो पाई। तो जो जो वादे दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने किए थे वो सारे मुकम्मल हो नहीं पाए। ऊपर से अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा था, तो 1 या 2 लोकसभा की सीटों की जो डिमांड हो रही थी वो बिल्कुल नाजायज डिमांड लग रही थी बीजेपी को, क्योंकि जननायक जनता पार्टी का जो किसान आंदोलन के बाद से जिस तरीके से ग्राफ नीचे गिरा है, क्योंकि इनका जो मूल वोट बैंक है वो देहात और किसान का है। और किसानों का जिस तरीके से सबसे पहले कुरुक्षेत्र में 2020 में जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, उनके ऊपर बड़ा भारी हरियाणा में लाठीचार्ज हुआ था कुरुक्षेत्र में। तो उस वक्त दुष्यंत चौटाला की किसी तरह की स्टेटमेंट नहीं आई थी, उनके पिताजी की स्टेटमेंट किसानों के पक्ष में नहीं आई थी। तो उसकी वजह से उनका वोट बैंक जो है वो लगातार गिरता जा रहा था। और दुष्यंत चौटाला का जो मूल वोट बैंक है वो देहात का है, किसानों का है। और जाट वर्ग की अगर बात करें जाति के हिसाब से, तो वहां पर इनका वोट है। सरकार में शामिल होने से दुष्यंत चौटाला जो है उनके पास ये जाने का एक बार फिर से मौका है कि वो अपने आप को एक विक्टिम बताएंगे और सहानुभूति का वोट बैंक प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी वाले ये कहेंगे कि जो सरकार में गलत काम हुए उनके लिए जेजेपी जिम्मेदार है। मतलब यह है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज 2019 के पहले की स्थिति में पहुंच गए हैं, जहां एक दूसरे को वो लोग क्रिटिसाइज करेंगे, जनता से फिर वोट मांगेंगे, और दोनों के विकल्प हमेशा खुले हैं कि चुनाव के बाद अगर ये इनमें से कोई भी जीतता है तो वो एक दूसरे का समर्थन जरूर करेंगे। तो क्या गठबंधन टूटने से दोनों ही पार्टियों बीजेपी और जेजेपी दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी? क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे दुष्यंत चौटाला को वही वोट मिले थे जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में थे, लेकिन दोनों गठबंधन करके साथ आ गए, अब फिर से अलग हो गए। और अगर दुष्यंत चौटाला की पार्टी 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारती है तो सवाल यह है कि वो किसके वोट काटेगा। अगर वो जीतते नहीं है तो वोट किसके खाते के कटेंगे, ये एक मौजूद सवाल है। और फिर जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो उसमें अगर उनके प्रत्याशी अलग लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के 4 साल सत्ता में, 4.5 साल सत्ता में साथ रहने के बाद, तो क्या वो ये स्थापित कर पाएंगे कि नहीं, हमने इनकी सरकार में जो काम किए वो ठीक थे, हमारे साथ लास्ट में कुछ गड़बड़ियाँ हुई इसलिए हम छोड़ कर आ गए। पब्लिक है, ये पब्लिक सब जानती है। इस चुनाव का क्या परिणाम होगा, लोकसभा चुनाव का, वो भी देखने वाला है, और विधानसभा में इसका क्या असर होगा वो भी देखने वाला है। मनोहर लाल खट्टर को लोग कैसे याद करेंगे, नूह में हुई हिंसा के लिए, या फिर जो आखिर में बोला गया द्वारका एक्सप्रेस के उद्घाटन के वक्त प्रधानमंत्री की तरफ से कि खट्टर जी बहुत मेहनती हैं और पुराने ज़माने के हमारे साथी हैं, उसके लिए याद किया जाएगा। मनोहर लाल खट्टर की ये कहानी है, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का गठबंधन टूटने की कहानी है। आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, देखते रहे दी ललन टॉप। शुक्रिया।